नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, YouTube चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। प्राणी कार्यकी एवं प्रतिरक्षा विज्ञान की इस व्याख्यानमाला की श्रृंखला में हम मानव श्वसन तंत्र का अध्ययन कर रहे थे। इसके अंतर्गत मैंने मानव श्वसन तंत्र की सामान्य संरचना के बारे में बताया था। इसमें बाह्य नासारंध्र, नासा गुहा, ग्रसनी और ट्रेकिया की हम चर्चा कर चुके थे। इसके बाद में श्वसन तंत्र की इस संरचना के अंतर्गत जो अगली कड़ी है वो सबसे महत्वपूर्ण अंग जो श्वसन के हैं वो फुफ्फुस या लंग्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। फुफ्फुस सामान्यतः फेफड़े भी कहा जाता है। हमारी वक्षगुहा में मीडियास्टिनल जो लाइन है या मिड लाइन है उसकी दोनों तरफ दो फेफड़े स्थित होते हैं। इसमें एक दायां फेफड़ा और दूसरा बायां फेफड़ा होता है। दायां फेफड़ा थोड़ा आकार में बड़ा होता है, चौड़ा होता है, जबकि बायां फेफड़ा आकार में छोटा और संकरा होता है। दोनों फेफड़ों में ट्रेकिया के द्वारा एक एक शाखा प्रवेश करती है जिसको प्राथमिक श्वसनी कहा जाता है। दोनों फेफड़ों की अगर हम संरचना को देखें तो ये एक शंकु आकार की संरचना होती है और उसके संरचना को हम कुछ भागों में डिवाइड कर सकते हैं। फेफड़े की जो सबसे ऊपरी भाग होता है उसको शीर्ष या अपेक्ष कहा जाता है और उसका जो आधार भाग या नीचे का भाग होता है उसको आधार या बेस कहा जाता है। फेफड़े के चारों ओर पेशियों का आवरण होता है या पेशियां उसको घेरे हुए होती हैं। ये वक्ष गुहा के अंदर स्थित होते हैं जिसके पार्श्व में पेशियां होती हैं। आगे की ओर स्टर्नम होती है, पीछे की ओर जिसके मेरुदंड होता है, नीचे की तरफ डायफ्राम होता है और जबकि ऊपर की तरफ क्लेविकल बोन और जो ग्रसनी है वो स्थित होती है। तो फेफड़े का वह भाग जो रिब्स की तरफ पाया जाता है उसको कोस्टल सरफेस कहा जाता है, जबकि जो आमने सामने का भाग है या जो मीडियास्टिनम के दोनों ओर स्थित जो भाग है वो मीडियास्टिनल सरफेस कहलाता है। तो दोनों फेफड़े का जो मध्य का स्थान है उसको मीडियास्टिनम कहा जाता है। मीडियास्टिनम ही वह भाग होता है जहाँ पर हृदय स्थित होता है, बड़ी रक्त की वाहिकाएं होती हैं, ट्रेकिया होता है, दाईं और बाईं श्वसनी इसी भाग से फेफड़ों में प्रवेश करती हैं, ग्रसिका होती है, लसिका गांठें होती हैं, लसिका वाहिनियां और तंत्रिकाएं मीडियास्टिनम वाले भाग में उपस्थित होते हैं। दायां फेफड़ा है वो आकार में बड़ा होता है, मैंने आपको बताया। उसको तीन पालियों में बांटा जा सकता है। सबसे ऊपर की पाली जो है वो सुपीरियर लोब होती है और नीचे की पाली इंफीरियर लोब कहलाती है। उन दोनों पालियों के बीच में एक तिर्यक खांच और पाई जाती है जिसको मध्य पाली या मिडल लोब कहा जाता है। बायां फेफड़ा दो पालियों में ही विभक्त होता है। इसमें ऊपरी पाली सुपीरियर लोब कहलाती है जबकि नीचे की पाली इंफीरियर लोब कहलाती है। पालियों का विभाजन जिन संरचनाओं के द्वारा होता है उनको फीसर्स कहा जाता है। फेफड़ों के अंदर संयोजी ऊतक उपस्थित होता है। इसके अलावा जो ब्रोंकाई प्रवेश करती हैं उसकी उत्तरोत्तर ब्रांचिंग होती हैं, छोटे एयर पासेज होते हैं, एल्वोलाई होती हैं, लसिका वाहिनियां, रक्त वाहिनियां उपस्थित होती हैं, तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। तो फेफड़े वास्तव में एक शहद कॉम्पैक्ट संरचना होती है जो जिसके अंदर संयोजी ऊतक उपस्थित होता है और साथ में रक्त नलिकाएं, लसिका वाहिनियां और जो ब्रोंकाई जो प्रवेश करती हैं उसकी उत्तरोत्तर शाखाएं वहां उपस्थित होती हैं जो अंततः एल्वोलाई या कुपिकाओं का निर्माण करती हैं। फेफड़े की संरचना कैसी होती है इसको हम इस डायग्राम की द्वारा देख सकते हैं। ये दोनों फेफड़े यहाँ दिखाए गए हैं, राइट लंग और लेफ्ट लंग। अब देख सकते हैं कि जो इसका जो ऊपरी भाग है ये अपेक्ष या शीर्ष कहलाता है और ये दायां फेफड़ा है। दाएं फेफड़े की ये जो लोब है ये सुपीरियर लोब कहलाती है। ये बीच की जो है वो मिडल लोब है, इसके नीचे इंफीरियर लोब है। उसके बाद में इसका जो भाग रिब्स की तरफ होता है यानी रिब्स के सामने वाला जो भाग है वो कोस्टल सरफेस कहलाती है, जबकि मीडियास्टिनम की ओर स्थित जो भाग होता है, जैसे मान लीजिए एक फेफड़ा है तो इसका जो ये भाग है ये भाग कोस्टल सरफेस कहलाएगा, जबकि इसका ये सामने का जो ये भाग है जो मीडियास्टिनम की तरफ स्थित होता है इसको जो मीडियास्टिनल सरफेस कहा जाता है। इसी भाग में एक त्रिभुजाकार संरचना पाई जाती है जिसको हाइलस या हाइलम कहते हैं। इसी हाइलम से होकर इसमें ब्रोंकाई ब्रोंकस जो प्राइमरी ब्रोंकस है वो प्रवेश करती है। इसी से होकर जो फुफ्फुस धमनी है वो प्रवेश करती है। इसी भाग में फुफ्फुस शिराएं बाहर निकलती हैं, तंत्रिकाएं यहीं से प्रवेश करती हैं और लसिका वाहिनियां भी यहीं से प्रवेश करती हैं। तो हाइलम फेफड़े के जो मीडियास्टिनम वाले भाग में स्थित एक त्रिभुजाकार क्षेत्र होता है जिससे होकर विभिन्न श्वसनी रक्त नलिकाएं और लसिका वाहिनियां इस भाग से होकर प्रवेश करती हैं।
फेफड़े का जो आधार भाग है उसको बेस कहा जाता है, ये बेस वाला रीजन है। इसका जो कोस्टल सरफेस होती है या जो रिब्स की तरफ स्थित सरफेस होती है वो उत्तल आकार की होती है, जिससे वो रिब्स के द्वारा बने हुए उस ढांचे में अनुरूप ये फिट हो जाती है। इसकी जो मीडियास्टिनम जो सरफेस होती है वो अवतल आकार की होती है। बायां जो फेफड़ा होता है, बाएं फेफड़े में उसी भाग में एक खांच पाई जाती है जिसको कार्डियक नोज कहते हैं, क्योंकि उस भाग में हार्ट उपस्थित होता है। दाएं फेफड़े में ऐसी खांच नहीं होती, तो बाएं फेफड़े में यहाँ पे जो ये खांच होती है इसको कार्डियक नोज कहते हैं। जबकि जो दायां फेफड़ा है वो थोड़ा आकार में बड़ा और चौड़ा होता है, उसमें इस प्रकार की खांच नहीं होती। ट्रेकिया जो है, जहाँ यहाँ पर विभाजित होकर इसकी एक एक शाखाएं फेफड़ों के अंदर प्रवेश करती हैं, जिसको प्राइमरी ब्रोंकस कहा जाता है। एक वचन में ब्रोंकस कहते हैं, बहुवचन इसको ब्रोंकाई कह देते हैं। दायां फेफड़ा मैंने आपको बताया कि इसको 3 पालियों में विभक्त किया जाता है। ऊपर की जो पाली है वो सुपीरियर लोब कहलाती है, नीचे की पाली इंफीरियर लोब कहलाती है। यहाँ पर एक ओब्लिक फीचर और पाया जाता है, एक तिर्यक खांच पाई जाती है, जिसके कारण एक पाली और बन जाती है जिसको मिडल लोब कहते हैं। जबकि बाएं फेफड़े में इस तरह की स्थिति नहीं होती, यहाँ पर एक फीचर होता है जिसके कारण एक सुपीरियर लोब और नीचे की एक इंफीरियर लोब बनती है। ट्रेकिया से निकलने वाली जो ये प्राइमरी जो ब्रोंकस हैं, ये बाएं फेफड़े में आगे जाके 2 शाखाओं में डिवाइड हो जाती हैं, जिसको सेकेंडरी ब्रोंकस कहा जाता है। जबकि दाएं फेफड़े में ये 3 शाखाओं में डिवाइड हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे चूंकि ये 3 लोब होती हैं इसलिए ये 3 शाखाओं में डिवाइड हो जाती हैं। तो दाएं फेफड़े में 3 सेकेंडरी ब्रोंकस पाई जाती हैं, जबकि बाएं फेफड़े में 2 सेकेंडरी ब्रोंकस होती हैं। इसके बाद में ये जो ब्रोंकस हैं वो आगे से आगे उत्तरोत्तर इसमें ब्रांचिंग होती रहती है, जैसे टर्नरी ब्रोंकाई का निर्माण होता है। टर्नरी ब्रोंकाई से फिर ब्रोंक्यूल बनती है, जिसमें प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, टर्नरी ब्रोंक्यूल्स, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल से फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल बनती हैं। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से एल्वोलर डक्ट और बाद में एल्वोलाई का निर्माण होता है। इस तरह से लगातार शाखन के फलस्वरूप ये लगभग शाखन की जो 24 संततियां इसमें पाई जाती हैं, जिसका हम आगे अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार से फेफड़े जो हैं वो एक काफ़ी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, सहज संरचना है, जिसके अंदर संयोजी ऊतक और श्वसनी और श्वसनिकाओं की ब्रांचिंग, रक्त वाहिनियाँ, लसिका वाहिनियाँ आदि उपस्थित होती हैं। नर्व या सप्लाई भी उसके अंदर होती है। प्रत्येक जो फेफड़ा है उसके ऊपर 2 शीर्ष आवरण पाए जाते हैं, जिसको प्लूरल आवरण कहा जाता है। इसका जो बाहरी आवरण होता है उसको पैराइटल प्लूरा कहते हैं, जबकि अंदर का जो आवरण होता है उसको विसरल प्लूरा कहते हैं। दोनों आवरण के मध्य एक स्पेस होता है जिसको प्लूरल स्पेस कहते हैं। उस प्लूरल स्पेस के अंदर प्लूरल फ्लूइड या प्लूरल द्रव्य भरा होता है, इसमें कहीं भी वायु नहीं पाई जाती है। इसी कारण से वहाँ का जो पार्शियल प्रेशर है वो काफ़ी कम होता है, जिसके कारण से फेफड़े फूले हुए रहते हैं। अगर किसी कारण से प्लूरल आवरण में कोई पंक्चर हो जाती है तो वहाँ वायु भर जाती है, जिससे फेफड़े पिचक जाते हैं और इस प्रकार की स्थिति से फेफड़े जो हैं वो कोलैप्स कर जाते हैं और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। कई बार प्लूरल जो आवरण है या जो प्लूरल स्पेस है उसमें रक्त भर जाता है, जिसको हीमोथोरेक्स कहते हैं, और कई बार वायु भर जाने के कारण उसको न्यूमोथोरेक्स कहा जाता है। तो हीमोथोरेक्स और न्यूमोथोरेक्स दोनों स्थितियाँ घातक होती हैं, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो प्लूरल आवरण बिल्कुल उसी प्रकार से है जैसे 2 कांच के टुकड़ों के मध्य कोई जल हो, और जल के उपस्थिति के कारण दोनों कांच के टुकड़े अलग नहीं होते हैं, लेकिन वो आपस में स्पर्श नहीं कर पाते। उसी प्रकार से प्लूरल आवरण के मध्य प्लूरल फ्लूइड भरा रहता है, और उस सरफेस टेंशन के कारण वो जो दोनों हैं उसके जो प्लूरल फ्लूइड है उस दोनों शीर्ष आवरण के मध्य रोटेट करता रहता है, वो घूमता रहता है, और इसी कारण से श्वसन के दौरान जो घर्षण है वो घर्षण से वो उसकी सुरक्षा करता है। उसके बाद में अगर हम बात करें फेफड़ों के अंदर रक्त आपूर्ति किस प्रकार से होती है, तो हम जानते हैं कि हमारा जो हृदय है वो हृदय ब्लड सप्लाई का काम करता है। हृदय में हम जानते हैं कि 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं, बायां आलिंद और बायां निलय। उसी प्रकार से दायां आलिंद और दायां निलय होता है। शरीर में रुधिर का एकत्र करने का जो कार्य है वो आलिंद करते हैं, जबकि निलय है वो ब्लड को पंप करते हैं। बाएं भाग में शुद्ध रुधिर यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ये मान लीजिए कि ये हृदय की संरचना है,
सिंपल इसको डायग्राम से मैं आपको बता रहा हूँ। ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल और ये राइट वेंट्रिकल है। जो बायां आलिंद है वो शुद्ध रुधिर को एकत्रित करता है, जबकि जो दायां आलिंद है वो अशुद्ध रुधिर को एकत्रित करता है। तो शरीर के विभिन्न भागों से जो महाशिराएं हैं, उस महाशिराओं के द्वारा दाएं आलिंद में बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड आता है, वहां से ये दाएं नीले में आ जाता है, यानी राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। राइट वेंट्रिकल से एक पल्मोनरी ट्रंक या फुफ्फुस धमनीकांड या फुफ्फुस चाप निकलता है, जो आगे जाके दो भागों में डिवाइड हो जाता है, जिसे दो फुफ्फुस धमनियां बनती हैं। दोनों फुफ्फुस धमनियां अपने तरफ के फेफड़ों में जाती हैं। तो दाएं फुफ्फुस धमनी दाएं फेफड़े में प्रवेश करती है, ये राइट लंग है, और बाएं फुफ्फुस धमनी बाएं फेफड़े में, ये लेफ्ट लंग है, वहां प्रवेश करती है। यहाँ से ये धमनियां फिर कुपिकाओं के चारों ओर केशिकाओं का निर्माण करती हैं, और यहाँ कुपिकाओं के अंदर गैसों का आदान प्रदान हो जाता है, जिससे ये जो ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड थी, अब वहाँ ऑक्सीजन इसमें आ जाती है, और ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड है वो फिर दो सिराओं के द्वारा, प्रत्येक फेफड़े से दो सिराएं निकलती हैं, उन दोनों सिराओं के द्वारा वो लाया जाता है। उसी प्रकार प्रत्येक फेफड़े से दो सिराएं इनको लेकर आती हैं। ये जो शुद्ध रुधिर जो है वो इन सिराओं के द्वारा बाएं आलिंद में लाया जाता है। यहाँ बाएं आलिंद में ये रुधिर आता है, तो ये शुद्ध रुधिर फिर बाएं आलिंद से बाएं निलय में आता है, और बाएं निलय से जो दैहिक महाधमनी है, सिस्टेमिक जो ओर्टा है, वो सिस्टेमिक ओर्टा फिर उसको बॉडी के दूसरे भागों में सप्लाई करती है। तो इस प्रकार फेफड़ों में जो रक्त की आपूर्ति होती है, वो रक्त की आपूर्ति फुफ्फुस धमनी के द्वारा होती है, जहाँ गैसों का एक्सचेंज होता है। लेकिन फेफड़े की जो कोशिकाएं हैं, यानी जो उसकी ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स हैं, वहाँ भी जो शुद्ध रुधिर की आपूर्ति जो है वो ब्रोंकियल आर्टरी या ब्रोंक्यूलर आर्टरीज के द्वारा होती है, और उसका जो वेनस ड्रेनेज है, वो अधिकतर जो वेनस ड्रेनेज या अशुद्ध रुधिर है वो उन फुफ्फुस सिराओं के द्वारा ही एकत्रित कर लिया जाता है। इस प्रकार से फेफड़ों में दोहरा रुधिर की आपूर्ति होती है। एक रुधिर आपूर्ति जो गैसों के आदान प्रदान के लिए होती है, और दूसरी रुधिर आपूर्ति फेफड़े की स्वयं की जो कोशिकाएं हैं उनको ऑक्सीजन सप्लाई के लिए होती है। अगर हम फेफड़ों की जो लगातार इन जो ब्रोंक्यूल्स या जो ब्रोंकाई हैं उनके लगातार जो ब्रांचिंग की अगर हम बात करें, तो मैंने आपको बताया कि प्रत्येक जो ट्रेकिया है, वो ट्रेकिया आगे जाके दो शाखाओं में डिवाइड हो जाती है, जिसको प्राइमरी ब्रोंकाई या प्राइमरी ब्रोंकस कहते हैं। तो प्रत्येक फेफड़े में एक ब्रोंकस प्रवेश करती है। और फेफड़ा जो मुख्यतः दायां फेफड़ा 3 पालियों में डिवाइड होता है, जबकि बायां फेफड़ा 2 पालियों में डिवाइड होता है। जब हम आगे इन पालियों की और विभाजन की बात करें, तो प्रत्येक जो पाली है वो फिर छोटी छोटी और पालियों में डिवाइड हो जाती है, जिनको पालिकाएं या लोब्यूल्स कहा जाता है। उन लोब्यूल्स में फिर इन ब्रोंकाई की जो आगे की जो शाखाएं हैं वो प्रवेश करती हैं। तो प्राइमरी जो ब्रोंकाई हैं वो आगे जाके सेकेंडरी ब्रोंकाई का निर्माण करती हैं, फिर टर्नरी ब्रोंकाई बनती हैं। टर्नरी ब्रोंकाई से फिर टर्नरी ब्रोंक्यूल, प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल और टर्नरी ब्रोंक्यूल्स या श्वसनिकाएं बनती हैं, जो फिर अंततः सेगमेंटल ब्रोंक्यूल बनाती हैं। सेगमेंटल या ब्रोंक्यूल जो है वो एक पालिका में प्रवेश करती है, और जो आगे जाके रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल बनाती है। ये यहाँ पर किस प्रकार से इसके अंतर्गत ब्लड सप्लाई होती है, इसका ये डायग्राम समझाया हुआ है। तो जो सेगमेंटल टर्मिनल जो ब्रोंक्यूल है वो आगे जाके रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल बनाती है, और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से एक जो निकलने वाली जो शाखाएं हैं वो एल्वोलर डक्ट या कुपिका वाहिनी कहलाती हैं। कुपिका वाहिनियां जो हैं वो कुपिका कोश में प्रवेश करती हैं, जहां अनेकों संख्या में एक कुपिका कोश में छोटी छोटी वायु कुपिकाएं पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से इस लगातार जो ब्रांचिंग के फलस्वरूप जो श्वसन का पथ बनता है, इस श्वसन के पथ को हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। एक तो वह भाग जो गैसीय एक्सचेंज में भाग नहीं लेता है, उसको संवहन जोन या कंडक्टिंग जोन कहते हैं। दूसरा भाग जो श्वसन या गैसीय आदान प्रदान में भाग लेता है, जिसको श्वसन क्षेत्र या रेस्पिरेटरी जोन कह देते हैं। तो ट्रेकिया से लेकर जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल है, यानी ट्रेकिया, उसके बाद में प्राथमिक श्वसनी, फिर द्वितीयक श्वसनी, फिर तृतीयक श्वसनी, उसके बाद में प्राथमिक श्वसनिका, द्वितीयक श्वसनिका, तृतीयक श्वसनिका और अंतस्थ श्वसनिका तक का जो भाग है वो कंडक्टिंग जोन कहलाता है। यानी यहाँ पर किसी प्रकार का गैसीय एक्सचेंज नहीं होता है। ये जो भाग है, ये भाग केवल ये भाग जो गैसीय एक्सचेंज में भाग नहीं लेता, ये आने वाली वायु को नम और गर्म करता है।
तो इस भाग में किसी प्रकार का गैसों का आदान प्रदान नहीं होता। उसके बाद में जहाँ से श्वसन श्वसनिका या रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल प्रारंभ होती है और उसके बाद में कूपिका वाहिनी और कूपिकाओं वाला जो क्षेत्र है जहाँ गैसों का आदान प्रदान होता है, यह जो भाग है यह रेस्पिरेटरी जोन कहलाता है। रेस्पिरेटरी जोन में इस प्रकार की विशेषताएं होती हैं, उसकी जो मेम्ब्रेन इस प्रकार की होती है कि वो गैसीय एक्सचेंज में भाग ले पाती है, जबकि जो संवहन जो क्षेत्र है वह किसी प्रकार के गैसीय एक्सचेंज में भाग नहीं लेता। तो जब ब्रोंकाई के बाद में आगे से आगे जो उनका कंटिन्यूस जो ब्रांचिंग है उसमें किस प्रकार से उत्तकीय परिवर्तन होते हैं, संरचनात्मक परिवर्तन कैसे होते हैं, इसको अगर हम बात करें तो 3 प्रकार के महत्वपूर्ण परिवर्तन इस दौरान दिखाई देते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो ट्रेकिया है उस ट्रेकिया की वाल में सी आकार के उपास्थि के छल्ले पाए जाते हैं, जो उसको एक प्रकार से एक रिजिडिटी प्रदान करते हैं, एक मजबूती प्रदान करते हैं। ये सी आकार के छल्ले जो हैं वो प्राथमिक श्वसनी में भी मौजूद होते हैं। जो प्राथमिक श्वसनियाँ हैं वहाँ पर भी ये सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं, लेकिन आगे से आगे जैसे जैसे उसमें ब्रांचिंग होती जाती है, इस सी आकार के छल्ले फिर एक उपास्थि प्लेट में रूपांतरित हो जाते हैं, एक कंटिन्यूस प्लेट में बदल जाते हैं और आगे से आगे फिर इन उपास्थि छल्लों की जो संख्या है या इन प्लेट्स की संख्या है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। तो उपास्थियां हैं, जो उपास्थि है वो आगे से आगे ब्रांचिंग के दौरान उनकी मात्रा कम होती जाती है। दूसरी बात करें चिकनी पेशियों की या स्मूथ मसल्स की, तो जैसे जैसे उपास्थि की मात्रा कम होती जाती है वैसे वैसे स्मूथ मसल्स है उसकी मात्रा बढ़ती जाती है और आगे से आगे इनकी मात्रा है वो बढ़ती जाती है। लेकिन जहाँ पर एल्वोलर डक्ट या एल्वोलाई जहाँ उपस्थित होती हैं वहाँ पर चिकनी पेशियाँ हैं वो भी अदृश्य हो जाती हैं, वो भी नहीं दिखाई देती हैं। तीसरी अगर हम उपकला की बात करें तो ट्रेकिया और जो श्वसनियाँ हैं उसमें प्रारंभ में हमने देखा कि घनाका सीलेटेड कोलुमनर एपिथेलियम पाई जाती है, यानी पक्षमा भी स्तंभाकार उपकला यहाँ पाई जाती है जिसमें स्तंभ के आकार की कोशिकाएं जिसमें सीलिया उपस्थित होते हैं। यह आवश्यक भी होता है कि किसी प्रकार के जो अवांछित पदार्थ जो प्रवेश कर रहे हैं वायु के साथ उनको रोकने और उनको बाहर निकालने के लिए सीलिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ गोबलेट सेल्स भी पाई जाती हैं जो श्लेष्मा स्रावित करती हैं, जिससे कफ का निर्माण होता है, उस पदार्थ को ट्रेप किया जाता है। तो इस प्रकार की पक्षमा भी स्तंभाकार उपकला फिर आगे जाके जहाँ फिर श्वसन श्वसनिका या रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल जहाँ प्रारंभ होती है वहाँ ये उपकला नहीं दिखाई देती। वहाँ से आगे फिर जो उपकला है वो रूपांतरित हो जाती है और वो घनाकार उपकला में बदल जाती है। लेकिन जहाँ एल्वोलाई उपस्थित होती हैं वहाँ पर फिर एक तीसरी प्रकार की उपकला दिखाई देती है जिसको सल की उपकला कहते हैं, जो गैसीय एक्सचेंज में भाग लेती है। तो उपकला में भी इस प्रकार के क्रमागत रूपांतरण इस संरचनाओं में देखने को मिलते हैं। ये रूपांतरण है वो गैसीय एक्सचेंज के लिए आवश्यक होते हैं, क्योंकि गैसीय एक्सचेंज जहाँ होता है वहाँ पर एक सिंपल जो स्क्वेमस एपिथेलियम पाई जाती है जिससे होकर गैसों का आदान प्रदान हो जाता है। गोबलेट सेल्स भी आगे फिर अदृश्य हो जाती हैं, वो नहीं पाई जाती क्योंकि लगभग यहाँ तक वायु जो पहुँचती है उसमें जो अवांछित पदार्थ हैं उसको वहाँ आगे पृथक कर लिया जाता है। तो हम देखें कि ये जो ब्रोंकियोल्स या जो ब्रोंकाई हैं वो क्या क्या कार्य करती हैं। तो ये वायु जो प्रवेश कर रही है उसका नियंत्रण करती हैं। जो ब्रोंकियोल और जो ब्रोंकाई हैं उसमें उपस्थित चिकनी पेशियों की के कारण उसके जो व्यास को कम या बढ़ाया जा सकता है। हमारा जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है उसको कंट्रोल करता है। जब हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव होता है तो वहाँ पे उपस्थित पेशियाँ रिलैक्स करती हैं, जिससे जो ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स हैं उसका जो व्यास है वो बढ़ जाता है, ये फैल जाता है और अधिक वायु प्रवेश कर पाती है। लेकिन जब हमारा पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम या सहानुकंपी तंत्र एक्टिव होता है उस दौरान पेशियों में संकुचन होता है, जिससे उनका डायमीटर या व्यास कम हो जाता है और प्रवेश करने वाली वायु की गति या उसका जो आयतन है वो परिवर्तित हो जाता है और कम वायु प्रवेश कर पाती है। तो प्रवेश करने वाली वायु का नियंत्रण इनमें उपस्थित चिकनी पेशियों के द्वारा होता है। यह कंडक्टिंग जोन भी है जो वायु को गर्म करता है। गोबलेट सेल्स के कारण वायु जो है वो नम हो जाती है। यह एक सहारा और मजबूती प्रदान करता है, अवांछित पदार्थों का पृथक्करण करता है और कफ प्रतिवर्त या कफ रिफ्लेक्स भी मैंने आपको बताया कि इसी क्षेत्र से उत्पन्न होता है जहाँ कैरिना पाया जाता है। तो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स ये कार्य करते हैं। इसमें क्रमागत जो ब्रांचिंग किस प्रकार की होती है इसको इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं। ये ट्रेकिया में उपस्थित ये सी आकार के छल्ले हैं, ये सी आकार के छल्ले ट्रेकिया में पाए जाते हैं। आगे ये प्राइमरी ब्रोंकाई हैं जो आगे फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई और फिर टर्नरी ब्रोंकाई ये बनाती हैं।
उसके बाद में जो टर्नरी जो ब्रोंकाई है उसको सेगमेंटल ब्रोंकस भी कह देते हैं। सेकेंडरी जो ब्रोंकाई है उसको लोबर ब्रोंकस भी कह देते हैं। तो सेकेंडरी ब्रोंकाई को लोबर ब्रोंकस और टर्नरी ब्रोंकस या टर्नरी जो ब्रोंकाई है उसको सेगमेंटल ब्रोंकाई भी कहा जाता है। धीरे धीरे कार्टिलेज की मात्रा कम होती जाती है और चिकनी पेशियों की जो मात्रा है वो बढ़ती जाती है। उसके बाद में टर्मिनल जो ब्रोंकाई है उसके बाद में रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल प्रारंभ होती हैं और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से फिर एल्वोलर डक्ट, ये एल्वोलर डक्ट है। एल्वोलर डक्ट एक कुपिका कोश में प्रवेश करती है और यहाँ पर ये गुब्बारे नुमा संरचना की करोड़ों कुपिकाएं प्रत्येक फेफड़े में पाई जाती हैं। ये कुपिकाएं या वायु कुपिकाएं वह स्थान होता है जहाँ गैसों का आदान प्रदान होता है। तो श्वसन श्वसनिकाएं वायु कुपिका, मैंने आपको बताया कि प्रत्येक पाली में एक टर्मिनल ब्रोंक्यूल प्रवेश करती है। एक जो छोटी पालिका या लोब्यूल है उसमें एक टर्मिनल ब्रोंक्यूल प्रवेश करती है जो आगे जाके श्वसन श्वसनिका यानी रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल कुपिका वाहिनी और अनेक कुपिकाओं में विभाजित हो जाती है। प्रत्येक फेफड़े में लगभग 150 मिलियन यानी 150 इंटू 10 लाख वायु कुपिकाएं पाई जाती हैं जहां गैसों का आदान प्रदान होता है। कुपिका वाहिनी एवं कुपिकाओं में चिकनी पेशी एवं संयोजित तक अनुपस्थित होते हैं। यहाँ केवल एक स्तरीय सामान्य शल की उपकला पाई जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे संयोजी उत्तक और चिकनी पेशियों का यहाँ पर अब कोई रोल नहीं है, इसलिए वो यहाँ नहीं पाए जाते। केवल गैसीय एक्सचेंज के लिए एक सामान्य शल की उपकला पाई जाती है। प्रत्येक कुपिका के चारों ओर रक्त केशिकाओं का जाल होता है, यानी फेफड़े में प्रवेश करने वाली जो फुफ्फुस धमनी है वो प्रत्येक कुपिका के, ये कुपिका है उसके चारों ओर जो रक्त नलिकाओं का या छोटी रक्त नलिकाओं का जो नेटवर्क है उसको रक्त केशिकाएं कहते हैं। इसी रक्त केशिकाओं की भित्ति और कुपिका की भित्ति जो है वो दोनों मिलकर श्वसन झिल्ली का निर्माण करती हैं जिससे गैसों का आदान प्रदान होता है। क्योंकि फेफड़ों के अंदर आने वाली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है इसलिए ऑक्सीजन रक्त में प्रवेश कर जाती है, जबकि रक्त के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब अधिक होता है इसलिए CO2 फेफड़ों में या वायु कुपिकाओं में प्रवेश कर जाती है। तो ये जो झिल्ली जो कुपिका भित्ति और रक्त केशिका की भित्ति से मिलकर बनी होती है इसको रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन या श्वसन झिल्ली कहते हैं। इसके बीच में फिर जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है दोनों की एंडोथेलियल्स जो वाल है यानी केशिका की भित्ति और जो वायु कुपिका की भित्ति की जो बेसमेंट मेम्ब्रेन आधारित झिल्ली है वो भी पाई जाती है और इन्हीं से होकर गैसों का एक्सचेंज होता है। कुपिका की जो भित्ति है, इस कुपिका की भित्ति में दो प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। एक तो सामान्य सेल्स जो गैसीय एक्सचेंज में भाग लेती हैं, इसको टाइप 1 सेल्स कहा जाता है, टाइप 1 एल्वोलर सेल्स कहा जाता है जो गैसीय एक्सचेंज में भाग लेती हैं। दूसरी, इनके बीच बीच में कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं जो गैसों के आदान प्रदान में भाग नहीं लेती, उनको सेप्टल सेल्स भी कहा जाता है या एल्वोलर टाइप सेकंड सेल्स भी कहा जाता है। ये जो सेल्स हैं एक विशेष प्रकार के फॉस्फोलिपिड को स्रावित करती हैं जिसको सरफेक्टेंट कहा जाता है। ये सरफेक्टेंट क्या करता है, ये वायु कुपिकाओं को ड्राई होने से या सूखने से बचाता है। साथ में ये सरफेस टेंशन को कम करता है जिससे वायु कुपिकाएं जो हैं वो पिचकने से या कोलैप्स होने से बच जाती हैं। तो ये वायु कुपिकाओं को पिचकने से बचाता है। कई बार जो नवजात बच्चे होते हैं या जन्म लेने वाले बच्चों में इन सरफेक्टेंट की मात्रा है वो कम स्रावित होती है जिसके कारण से उन बच्चों में श्वसन संबंधी कई प्रकार की व्याधियां या समस्याएं दिखाई देती हैं। तो ये सरफेक्टेंट एक महत्वपूर्ण प्रकार का एक द्रव्य है जो वायु कुपिकाओं को सूखने से बचाता है और उसके सरफेस टेंशन को कम करता है, जो एल्वोलर टाइप सेकंड प्रकार की सेल या सेप्टल सेल्स के द्वारा स्रावित किया जाता है। तो श्वसन श्वसनिका एवं अगर हम एल्वोलाई या कुपिकाओं की बात करें तो उनके जो प्रमुख कार्य हैं वो बाह्य श्वसन यानी गैसीय एक्सचेंज में ये भाग लेती हैं। यहीं पर रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन पाई जाती है जिससे O2 व CO2 का आदान प्रदान होता है। ये संक्रमण से भी सुरक्षा प्रदान करती हैं क्योंकि इनके आसपास जो संयोजी उत्तक है उस संयोजी उत्तक में लिम्फोसाइट और प्लाज्मा सेल्स यानी प्लाज्मा बी सेल्स पाई जाती हैं। इसके अलावा कुछ मैक्रोफेज या भक्षाणु कोशिकाएं भी पाई जाती हैं जो सुरक्षा प्रदान करती हैं और साथ साथ में ये वायु को गर्म व नम बनाने का भी कार्य करता है। इसकी जो संरचना किस प्रकार से होती है वायु कुपिकाओं की और कैसे उनके चारों ओर केशिकाओं का जाल पाया जाता है, इसको इस डायग्राम से आप देख सकते हैं। ये एक वायु कुपिका है। इस वायु कुपिका के चारों ओर ये कैपिलरीज का नेटवर्क है। जहाँ पे हम ये रेड ब्लड दिखाया है ये शुद्ध वायु है और जहाँ पे हमने ये ब्लू ब्लड दिखाया है वहाँ पे अशुद्ध यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड युक्त जो वायु है वो फुफ्फुस धमनी के द्वारा फेफड़ों में लाई जाती है और जब गैस से एक्सचेंज हो जाता है तो ये ऑक्सीजन युक्त जो वायु है ये फिर फुफ्फुस शिराओं के द्वारा जो
अपना बायां आलिंद है हृदय का, बायां आलिंद वहां तक इसको ले जाया जाता है। तो इस प्रकार से प्रत्येक फेफड़े में ये करोड़ों की संख्या में वायु कुपिकाएं पाई जाती हैं। इन वायु कुपिकाएं वह स्थान होता है जहाँ गैसों का आदान प्रदान होता है। तो इन फेफड़े की संरचना कैसी होती है और किस प्रकार से रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बनती है और गैसों का आदान प्रदान किस प्रकार की संरचनाओं के द्वारा होता है, इसमें क्या क्रमागत परिवर्तन होते हैं, इन सब का यहाँ पर मैंने डिटेल में चर्चा की है। अब इस पीडीएफ को पढ़ना और इसको समझ लेना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसको आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हो। तो इसी के साथ मैं अपना ये व्याख्यान समाप्त करता हूँ। थैंक यू।